लग गया। ठीक है सर। आप समझ पाए या नहीं? यस सर। सर इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन थे, मेरे को क्लियर नहीं हुए थे वो। बोलो। मतलब एक पेपर के थे सर वो। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन इफ डेंसिटी इज 1.4 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, pressure is 1.4 into 10 to the power 9 atmosphere, and average molecular weight of gases is sum in the sun is 2 gram per mole. क्वेश्चन मतलब कहाँ है मुझे बताओ, तुमने भेजा सर है? मेरे, हाँ मैंने भेजा है वो, एक्चुअली मैंने खुद लिखा हुआ है, वो पेपर में था ना, वो हो नहीं रहा था उसका स्क्रीनशॉट। कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो तुमने अपने हैंड राइटिंग में भेजा है, यस सर। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सन। यस सर। अच्छा, इफ डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर इज दिस atmosphere, and average molecular weight of gas in the sun इन द सन इज। तो हमें गिवन क्या क्या है? डेंसिटी है, प्रेशर है, और मॉलिक्यूलर वेट है, और आर भी गिवन है। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। एक मिनट रुको। तो मुझे 1 बाई 1 करके बोलो, प्रेशर कितना दिया है? 1.4 into 10 to the power 9 atmosphere. ये हो सर जाए। ये 1.16 हमने किया। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा, और 1 atm इन 1 एटमॉस्फेरिक होता है 1.1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। और PV इज इक्वल टू nRT होता है। इसको आप लिख सकते हो, हाँ। और इसको आप ये लिख सकते हो। बोलो। यस सर। तो ये बन गया डेंसिटी। प्रेशर आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो वैल्यूज डाल दें। डेंसिटी पता है, आर पता है, तो क्या टी तो निकाल ही लोगे। यस सर। बोले। यस सर। बात समझ गए आप? बोले आगे। सर फिर इसी के अगला एक क्वेश्चन और है। ये कर लो। हाँ ये मैंने नोट कर लिया सर, मैं वैल्यूज एक बार ट्राई कर लूंगी डाल के। At the top of mountain, a thermometer reads 7 degrees centigrade, and barometer reads 70 centimeter of H. 70 centimeter लिखा है। यस सर। At the bottom of the mountain, they read 27 degrees centigrade and 76. सेंटीमीटर ऑफ Hg। Compare the density of air at top with that at bottom. मतलब टॉप पर कितनी डेंसिटी है और बॉटम पर कितनी डेंसिटी है, केवल ये देख। यस सर। ध्यान दीजिए। At the top of the mountain, a thermometer reads 77 degrees centigrade. देखो,
यही लगाओ। टॉप पर कैपिटल टी दिया है, मतलब उसे 7 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करके निकाल लोगे। ये और ये कांस्टेंट रहेंगे। प्रेशर दे रखा है आपको, तो रो नहीं निकालना, रो आ जाएगा PM अपॉन। सर इसमें मैंने एक चीज और सोची थी, हम उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे जो एक T1/T1 इंटू वो वाला फॉर्मूला होता है, मतलब T1/P2 इंटू T2/T1। T1 अपॉन P2। सर T1/P2 इंटू T2/T1, क्योंकि दोनों चीजें दी हुई है हमको। दोबारा बोलो, सही से बोलो, धीरे धीरे कर। सर P1 अपॉन P2 इंटू T1 अपॉन T2, नहीं, मतलब टेम्परेचर हाँ, वन। वो नहीं निकाल सकते। उसमें तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन हो गया, लेकिन तुम्हें तो डेंसिटी भी इंक्लूड करनी है ना, उसमें डेंसिटी बोली। अच्छा ठीक है। तुम्हें डेंसिटी का ही तो कंपेयर करना है। हाँ हाँ। ध्यान दो, ये रो T टॉप, रो B बॉटम, PT M अपॉन RTT इंटू RTB अपॉन PB इंटू M। PT टॉप पर प्रेशर, TB बॉटम पर टेम्परेचर, ओके सर। TT टॉप पर टेम्परेचर, PB बॉटम पर टेम्परेचर, बॉटम पर प्रेशर। टॉप पर डेंसिटी अपॉन बॉटम पर डेंसिटी। अब कर लोगे नहीं? ठीक है, हाँ मैं कर रही हूँ। ओके सर। आगे बोला। सर नेक्स्ट करंट चैप्टर से डाउट है। ये तो अभी भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी पर हुआ नहीं था सर ये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पढ़ो तुम। उसमें बोला है कि a set of n equal resistor of value R each connected in series to a battery of EMF E और internal resistance उसकी R है। फिर बोला है कि करंट उसका मतलब करंट इज ड्रॉन आउट। फिर बोला है कि now the n resistors are connected in parallel to the same battery, then current drawn from the battery become 10I, so the value of n is। वो कह क्या रहा है? सर उसमें बोला है कि मतलब सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर चलो जिसकी वैल्यू रुक जाओ, r है। मैं समझा। कह रहे हैं सेट ऑफ n इक्वल रेसिस्टर, दैट मींस यू आर गिवन n रेसिस्टर्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर इज कैपिटल R or connected in series to a battery of EMF capital E and internal resistance capital R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery become 10I. The value of n each. ध्यान दीजिए, नीट 18 में पूछा गया है। जब ये सो n रेसिस्टर्स को पहले केस में सीरीज में कनेक्ट किया गया, बोलो तो ध्यान दीजिए, R इक्विवेलेंट आएगा R प्लस
भाई सीरीज में तो सबका एडिशन हो जाता है ना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन। तो क्या गेसु हम आर इक्विवेलेंट एन आर नहीं लिख सकते? बोलो, ये बातें समझ आ गई या नहीं? यस सर। और गेसु जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर वन, मतलब वही 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस जो हाँ अप टू एन पैरेलल अपॉन का आर, था। अप टू एन तक जाएगा। तो ये आ जाएगा गेसु एन अपॉन आर, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर अपॉन एन। ये आर अपॉन एन और एन आर कैसे आ गया? अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा और दूसरे ट्रिक से समझा दूंगा। बोलो। हाँ सर, ये आर इक्विवेलेंट वाला नहीं आया कि एन आर कैसे आया? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा ऐसे समझ लो, आपके पास अगर केवल 2 रेसिस्टर होते आर प्लस आर तो 2R हो जाता। यस सर। अगर 3 होते तो आर प्लस आर प्लस आर 3R हो जाता। 3R हो जाता। हाँ वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँगा 10 रेसिस्टर होते तो कितना हो जाता? 10R हो जाता। वैसे ही मैं कह रहा हूँ n रेसिस्टर है। NR। ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वैसे ही इधर देखो, 2 होते तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर हो जाता। 3 होते तो 3 अपॉन आर हो जाता। 10 होते तो 10 अपॉन आर हो जाता। यस सर। n है तो n अपॉन आर हो गया। हाँ अब तो आज r अपॉन n आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई सर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पहले केस में जब वो सीरीज में था तो करंट जो थी वो आई थी, यानी अब ऐसे समझ लोगे इसको, ये है आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस आर कैपिटल और ई, और ये है आर इक्विवेलेंट। जो आर इक्विवेलेंट हमने सीरीज में निकाला था वो आया था एन आर। बोलो। यस सर। दूसरी वाली फिगर भी बना लेते हैं। जब ये दोनों जब ये एन रेसिस्टर्स पैरेलल में थे तो उस समय हमारा आर इक्विवेलेंट आया था आर अपॉन एन। बोलो। और ये आर और ये ई, समझ में आ रहा है नहीं? जब सीरीज में था तो करंट आई था, आई होता है ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर है तो मैं कैपिटल आर दे रखा। ओके सर। तो बताओ यही तो आ जाएगा। बोलो। यस सर। गेसु जब वो पैरेलल में था तो करंट शायद 10 आई दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 10 आई, तो आई की जगह 10 आई करोगे, ई की पैरेलल जगह, के लिए तो 10 आई। हाँ हाँ ई की जगह ई ही रख। आर इक्विवेलेंट है आर अपॉन एन प्लस का आर। ये बातें समझ आ गई या नहीं आ गई? यस सर। बोलो गेसु, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। सर जो आपने मतलब कल भी ये वाला फॉर्मूला बताया था I इज इक्वल्स टू E बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ये मतलब उस केस में होता है ना जब कोई EMF हो तो तब हमें करंट निकालना है। यस यस, सेल को किसी एक्सटर्नल रेसिस्टर से जोड़ा गया। अब गेसु यहाँ आई की जगह हम ये यूज कर लें। यस सर। तो 10 आई की जगह आ जाएगा कैपिटल ई अपॉन एन आर प्लस आर। बोलो बेटा। ई और ये आर अपॉन एन प्लस का, ई से ई कैंसिल। बोलो। 10 अपॉन, यहाँ आर कॉमन ले लो, एन प्लस 1। यहाँ नीचे सॉल्व करोगे तो ये एन ऊपर पहुंच जाएगा और ये आ जाएगा एन आर प्लस आर। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। देखो ये तो एक कट ही जाएंगे ना, देख लो। तो एन आर प्लस आर। हाँ 10 आ गया। 10 आ गया। ठीक है सर। समझ गए या नहीं? यस सर। लिख लो। सर इसमें जो ये E इज आर मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन आर, ये वाला फॉर्मूलाज भी मैं मतलब इसमें लिख लूँ ना जो मैंने
लिखे थे कौन सा सर, जो आपने पहले के दो लिखवाया हुए हैं, NR और R/N वाला। ये हाँ, ये जो नहीं, इससे पहले वाला, ये दोनों इक्वेशंस जो है। हाँ, ये यस सर। तो ये तो सीरीज ऑफ पैरेलल वाला है, ये तो मैंने कल समझा दिया था तुमको। मतलब ये तो हो गया था सर, ये NR वाला नहीं हुआ था। हाँ तो वो लिख लो, वो याद रखना तुम। ठीक है तो सर, मैथमेटिक्स का सिंपल केस ठीक है सर। लिख लो। आगे से तुम लिख पा रहे हो? यस सर। देखो लिखो। सर, ये थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए, वो जूम इन हो गया सर। 1 मिनट रुकना। दिख रहा है? नहीं सर, जूम। अब हाँ, भी नहीं अब दिख सही रहा? है, अब सही है सर। ओके सर। हो गया बेटा? बताओ। सर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। एक मिनट, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। Battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R, each which are connected in series. The terminal of battery are short circuited and current is measured. Which of the graphs show correct relationship between I and N? देखो ये क्या रहे हैं, ये बैटरी और मतलब एक बैटरी है, बैटरी का मतलब समझो ग्रुप ऑफ सेल कंसिस्ट्स ऑफ ए वेरिएबल नंबर n, मतलब नंबर वेरीज कर रहे हैं। ओके सर। वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरएक्शंस r each which are connected in series, और सारे सेल सीरीज में कनेक्ट। आगे कह रहे हैं the terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and N? पहले तो शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ। आप ऐसे समझो यीशु, मान लो ये हमारे पास एक सेल है, अगर हम इस सेल का, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। इनको एक कंडक्टिंग वायर से दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ओके सर। तो हम इसे कहते हैं कि दिस सेल इज शॉर्ट सर्किट। ओके सर।
बातें समझ आ गई नहीं? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के मतलब दोनों को ज्वाइन कर दे तो तब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। कंडक्टिंग वायर। ओके सर। बोलो। यस सर। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो सेल हैं, ये आप फिगर बनाएंगे और इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से मिला दिया, तो अब कहा जाएगा बैटरी इज शॉर्ट सर्किट। नहीं समझे भाई? बैटरी का मतलब, बैटरी का मतलब होता है पहले दो। एक सेल और अब बैटरी। हाँ, मैंने पहले वाली फिगर में तो एक सेल दिखाया, दूसरे वाले सेल में एक बैटरी दिखा दी। बैटरी का मतलब है दो या दो से ज्यादा सेल। हाँ ठीक है चलो सर। पहले तुम बना लो, फिगर बनाओ। और ये भी लिख लो शॉर्ट सर्किटेड क्या किसे कहते हैं। सर वो एक बार आप लिखवा दो। लिख लो व्हेन बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, मतलब व्हेन बोथ द टर्मिनल ऑफ द सेल, पहले सेल के लिए लिखो। टर्मिनल ऑफ द सेल हाँ is connected through a highly conducting wire, हाई कंडक्टिंग वायर। then cell is said to be short circuit. Cell is said to be Short circuited. okay. ठीक है। Yes. ऐसे ही नीचे वाली फिगर के बारे में, बैटरी के बारे में, सेल की जगह बैटरी वर्ड यूज कर लो, लिख लो, वरना बाद में भूल जाएंगे आप। सर मैं ये डायग्राम बनानी है। हाँ, डायग्राम बना के लिखोगे तभी तो बात बनेगी। इसका आंसर 1 आ रहा होगा, इस देखना। जिसका जो ग्राफ है हम्म। हाँ 1 है सर। आप वो बना लीजिए, बनाना था। यस सर ये बना दिया। अब ये तो यहाँ हम ये समझने जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किटेड करने के बाद क्या इसका मीन्स है। ये तो जब सर्किट को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यस सर। तो जो करंट है वो जो कंडक्टिंग वायर है उससे होके पास होता है, सेल के अंदर से कोई करंट पास नहीं। मतलब ये समझ लो यहां से कोई करंट नहीं चलेगा। ठीक है सर। उस कंडक्टिंग वायर से अब हो जाएगा। हाँ, करंट यहाँ से निकल जाएगी, ये जो वायर ठीक है है। ठीक है सर। और कारण सर ये वायर का मतलब
वायर कहाँ पे प्रेजेंट हो तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना, मतलब जैसे ऊपर है या नीचे भी तो हो सकती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो तो दिखा, मतलब तुम कह रहे ऊपर बना दिया नीचे बना दिया था। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, उस वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सुनो, करंट ऑलवेज एक ऐसा पाथ चूज करता है जहां रेसिस्टेंस कम से कम। तो क्या है कि जो कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस माना जा रहा है लगभग नेग्लिजिबल, इसीलिए सबका सब करंट उस कंडक्टिंग वायर से गुजर जाए। नहीं बात समझ में? नहीं सर, हैं? ये सर एक बार दोबारा बता दो। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बहुत कॉमन सेंस का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप अपने घर से जो है अपनी गाड़ी से हरिद्वार जा रहे हैं, ओके सर। और आप जानते हैं रास्ते में मेरठ भी पड़ती है। यस सर। तो जब मेरठ का बाईपास पहले तो नहीं था, तो मजबूरी थी कि गाड़ी को अंदर होके लेके जाना पड़ता, यस सर। और अंदर बहुत जाम लगता है। जाम लगने का मतलब ये सब बिल्कुल ऐसे समझे कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस। भाई रेसिस्टेंस हाँ। होता क्या है? सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। मतलब रेसिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जितने भी जो उसके मोशन को अपोज करना कहते हैं उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है सर। वैसे ही जब आप अपने घर से हरिद्वार जा रहे हैं तो फिर जहाँ जाम मिलेगा वो आपके रास्ते में प्रॉब्लम ही तो क्रिएट कर रहा है। यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए, तो जाम का मतलब समझो एक तरीके से रेसिस्टेंस। अब तो जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं सबके बाहर से एक बाईपास बना दिया गया, तो आप मेरठ के अंदर थोड़े जाएंगे, यस। बाहर बाहर निकल जाएंगे। तो जब बाहर बाहर निकल जाएंगे वही परतापुर बाईपास होता है, यस सर। तो वहां से जब आप निकलेंगे तो इसका मतलब आप क्यों वहां से गए? क्योंकि आप जाम से बच गए। मतलब ये हुआ आपने वो रास्ता चुना जहाँ जाम कम था, जहाँ रेसिस्टेंस कम था। रेजिस्टेंस कम था, ओके सर। वही दुनिया में सभी यही चाहते हैं कि जिंदगी आसानी से चलती रहे, तो वही इलेक्ट्रॉन भी चाहता है। ओके सर। जब जहाँ उसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उधर से क्यों जाएगा? वो तो सीधा अपना शॉर्ट वो वाला पाथ यूज करेगा जहाँ उसको जाम कम मिले, जहाँ रेसिस्टेंस कम मिले। ओके सर। तो जैसे ही जब करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो वो ये देखते हैं कि इधर से जो है हमें कम रेसिस्टेंस फेस करना रेजिस्टेंस पड़ा, फेस कर रहा हूँ। वो उधर से ही निकल जाता है। ओके सर। तो शॉर्ट सर्किट करने का ये बात होती है कि शॉर्ट सर्किट का इफेक्ट होता है कि नाउ द करंट विल फॉलो द लोअर रेसिस्टेंस पाथ। ओके सर। इसलिए जितने भी वो जब भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो सेल वाले पाथ से नहीं निकलेगा, वो जो है उधर से ऊपर से, मतलब जहां से हमने कंडक्टिंग वायर लगा दिया वहां से निकल। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए, हम चाहे वहां पर कितने भी सेल लगा दें, सारा सारा करंट तो सेल से, चाहे एक सेल लगाएं, दो सेल लगाएं, तीन सेल लगाएं, करंट तो सेल से जाएगा ही नहीं, यस सर। वो तो कंडक्टिंग वायर से गुजर जाएगा। बात समझ में आया नहीं है? यस सर। ठीक है। पहले तो एक बात ये लिख लो कि व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, then then current follow the conducting wire path. ओके सर। लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। देखो ऐसे समझो,
वास्तव में जो हमारा ये है आपका वायर, कंडक्टिंग वायर, उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल माना है। हालांकि प्रैक्टिकली किसी का भी रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगा। हाँ, समझ रहे हैं? यस सर। अब जैसे मान लीजिए यहां से जो हमारा ये हमने कनेक्ट किया, एक सेल के एंड पर कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर, तो जितना भी करंट था वो ऐसे मान के चलो वो इस तरीके से फ्लो हो गया। ओके सर। और जो भी बैटरी का ईएमएफ था दैट डिवाइडेड बाय उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है सर। हालांकि वो नेग्लिजिबल है। अब हमने क्या किया, सारे सेल तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे, मतलब इसमें देख लो दूसरी वाली फिगर में उसने सारे सेल सीरीज में कनेक्ट करने को बोला है ना, देख लो न्यूमेरिकल सीरीज में। हाँ, बोला है। तो अब ऐसे समझ लो अब ये रेजिस्टेंस 2E हो गया, वो सॉरी ईएमएफ 2E हो गया। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस वही वायर भी तो डबल हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। ओके सर। तो पहले करंट जा रहा था यहाँ E/R, यहाँ पर 2E/2R, तो आया तो E/R ही। बोलो। यस सर। ऐसे ही अगर और भी और भी होते कनेक्ट तो करोगे यहाँ, हाँ, कनेक्ट हो जाते। तो फिर तो वो कांस्टेंट ही रह के चलेगा ना। यस सर। नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यस सर। पहला वाला ग्राफ भी यही कह रहा है, इट इज नॉट डिपेंड, वो तो कांस्टेंट बना रहा है ना पहला वाला ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, यस सर। समझ गए नहीं? ठीक है सर। लिख लो। और सर जो ये आपने एरो दिखाया हुआ है वो तो फ्लो ऑफ करंट होगा ना, कि उस वायर से करंट का जो दिखाया, करंट। करंट का दिखा दिया। तो करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। हाँ, वो सेल के अंदर उल्टा होता है। अच्छा, ठीक है। सेल के अंदर नेगेटिव तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ओके सर। बोलो। हो गया सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन 6 होगा। कौन सा? क्वेश्चन 6 सर। उसमें तो सीरीज का पहले हम आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, लेकिन उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस
कैसे निकलेगा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ। ये अभी बताया नहीं, मैं बताऊंगा। ओके सर। एक मिनट रुक। कहाँ गए? इसे छोड़ो अभी, ये नहीं ओके होगा। सर। और ये इससे अगला भी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। 6 ओके सर। बोलो। सर हो गए क्वेश्चन। आगे तो आगे बढ़े। सर हो गए क्वेश्चंस। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, आगे बढ़े। यस सर।
देखोगे बेटा Yes, sir. लिखें किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लिख रहे हैं। Okay, sir. देखो देयर आर 2 किरचॉफ्स लॉ। आपके आते दुनिया बन जाती है। सही है ना, गलत नहीं। गुरु मत बनना और जल्दी बंद हो जाएंगे। देख लिए देयर आर 2 किरचॉफ्स लॉ। Yes, sir. देखो 1 फर्स्ट लॉ फर्स्ट किरचॉफ। अच्छा चलो क्या लिखे? First law. ये देखो फर्स्ट किरचॉफ लॉ रिप्रेजेंट फॉर चार्ज कंजर्वेशन। Represent for चार्ज कंजर्वेशन। okay, sir. ये फिगर बनाइए। बोलो लिख लिए? एक मिनट सर। यस सर। गेसु ये जो एरो है ये बता रहा है कि करंट आ रहा है या जा रहा है। ओके सर। जैसे I4 करंट जा रहा है, I1 I2 I3 आ रहा है। तो आने वाले करंट का सम मतलब आने वाले करंट को प्लस के साथ ले लोगे और जाने वाले करंट को माइनस के साथ ले लोगे
और 0 कर दोगे। ओके सर। बात समझ में आई नहीं? सर ये तो फिर मतलब वैसा ही हो गया ना जो हमने एक इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिसका ग्रेटर होता है तो हम उसको इक्वल करके बाकी सबको ऐड कर देते हैं जो आ रहे होता है करंट। पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक मिनट सर मैं बताती हूँ। हाँ मतलब सर एक क्वेश्चन था ऐसे ही, मतलब डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो उसमें सर आपने बताया था कि जो करंट जा रहा होता है उसको हम इक्वल कर देते हैं और बाकी जो इनसाइड आ रहे होते हैं उसको अंदर कर देते, मतलब प्लस कर देते हैं सबको। मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम अगर दिखा पाओगे तो बता। सर फोन एक्चुअली मेरे पास है नहीं, वो मम्मा के पास है। चलो फिर कोई बात नहीं, अगले मैं उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार दिखा दूंगी। ओके सर। हम्म, बोलो आगे बोलो। मैंने लिख लिया सही। अच्छा लिख लिए? हम्म। हम्म, ये लिख लिए ग्रेडियंट फॉर चार्ज कंजर्वेशन। हाँ, फर्स्ट किरचॉफ लॉ रिप्रेजेंट फॉर चार्ज कंजर्वेशन। हाँ लिख लिए। यस सर। और इसमें एक न्यूमेरिकल देख ले। देखो इधर, आई निकालना। हम्म। ट्राई करेंगे। यस सर।
सर -1 आ रहा है। नहीं, -1 जैसा तो नहीं होना चाहिए। देखो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, इधर देखोगे। पहले ये बताओ, देखो इस जंक्शन की बात करते हैं। ये 5 एम्पियर आने वाली करंट है, दोनों जाने वाले हैं। 2 एम्पियर जाने वाली करंट है, 1 एम्पियर जाने वाली करंट है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखाया है, तो यहाँ हमने I-I1 मान ली इस बार। कहाँ? अच्छा ये, ठीक है सर। हमने प्लस का I1 हमें नहीं पता क्या है, 0। अच्छा ठीक है सर। समझ लो, तो ये आ जाएगा 2 + I1, तो I1 आ गया -2, इसका मतलब -2 एम्पियर, यानी करंट जा रही है इधर। अब देखो, अब इस जंक्शन की बात करते हैं। इस जंक्शन पे फिर देखो, 2 आने वाली, 1 आने वाली, तो 2 + 1, 2 जाने वाली, प्लस का I इक्वल टू, तो I आ जाएगा -1, यानी ये जाने वाली करंट है। -1 ना, मतलब 1 दिखाया जाएगा, माइनस तो खाली ये बताया जा रहा है कि वो जा रही है वहां से। लेकिन मैंने सर मतलब दूसरे तरीके से किया है तो, लेकिन मैंने सर दूसरे तरीके से किया था। दूसरे तरीके से कैसे? मतलब कि पहले तो इसका निकाल लिया था, इसका तो मेरा 2 आ रहा था, और जो दूसरा वाला है जो जिसमें एक करंट नहीं दिया हुआ, तो उसका मैंने सिंपल ऐसे किया था कि 1 - 2 -I = 0। तो तो प्रॉब्लम क्या है, तब समझ नहीं है हमारे। तो -1 उससे भी तो आ सकता है ना। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा कैसे आ जाएगा, ये जो बताया गया एग्जैक्ट में तो यही है। अच्छा ठीक है, हो सकता है सर वो चांस की बात होगी, सही हो गया हो। बोलो, हो गया नहीं? हो गया सर। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और दूं। हाँ यस सर।
ये वो रुक जाना। तो इस वायर में करंट देखनी है। ये थोड़ा और कठिन है, थोड़ा ढंग से देखना, ठीक है। ठीक है सर। बोलो। क्या कमाई करी जमींदारी? सर इसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर के बाद वाली जो वायर आ रही है वो सर वो करंट आगे तो पहुंच जाएगी ना, तो एरो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ कितनी करंट होनी चाहिए? खुला छोड़ दे। कितनी करंट जाएगी बताओ? सर 1 एम्पियर आनी चाहिए। किधर जाएगा एरो? एरो आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे करंट पास हो रही है। एरो इधर की तरफ या इधर की तरफ? 1 और 2? इधर की तरफ। हैं? 2 की तरफ सर। 2 की तरफ? मेरे हिसाब से तो 2 की तरफ है, क्योंकि ये 3 एम्पियर बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो यहाँ 1 एम्पियर अंदर की तरफ होगा, तभी तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बराबर बनेंगे। अच्छा ठीक है हर सर। एक जंक्शन पर करंट 0 होता है, उसका बैक ओके वो सर। अलजेब्रिक सम। ठीक है सर। बोलो। हम्म। समझ गए नहीं? यस सर। अब आगे बताओ क्या है? एक मिनट सर।
सर 5 आ रहा है, हम्म, 5 आ रहा है करंट। तो ये हो जाएगा आपका, 4 आ रहा है। 1 मिनट रुको, ये 1 एम्पियर आने वाला, 1 एम्पियर जाने वाला, तो ये आ जाएगा ऐसे। हम्म, हाँ तो ये और 5 आएगा। ये दोनों आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। समझ गए या नहीं? यस सर। बस सर इसमें थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो रहा था कि जो एरोज नहीं दिए हुए वो लगाने कैसे हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे जो एरो नहीं दिए गए हैं तो उसमें तुम्हें बैलेंस वो देखना है, बैलेंस कुल मिला के आने वाली करंट का सम और जाने वाली करंट का सम 0 आ जाए। 0 आ जाए, हाँ। उसी हिसाब से एरो देखोगे कि जो है 0 कैसे बने। ठीक है सर। बातें समझ आई भी या नहीं? यस, और जो हमारे 5 एम्पियर आया है, ये बाहर की तरफ जाएगा क्या दोबारा बोलो? इसका। जो हमारा 5 एम्पियर आया है करंट, इसका एरो अब बाहर की हाँ ये तरफ बाहर की आएगा। तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है सर। समझ गए? यस सर। अब तो आई होप कर ही लोगे। यस सर। आगे समझो। जैसे मान लो, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं, बनाइए। तो ये क्या है, मतलब ये सेकंड है? ये कॉन्सेप्ट है, सेकंड में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा पहले वो उसी को समझा लेता ठीक है सर। ओके सर। है। बना लिए फिगर? यस सर। देखोगे इसमें करंट किधर से किधर जा रही है ये बताओगे? ए से बी, बी ए से बी, बी किधर है? लिखो कुछ बात लिखो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ गए कैसे? मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ करंट आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो, ये ए और बी लिखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। हाँ है ना? यस सर। और ये जो हमारा आर है, इस पर सदैव हम आई आर लिखेंगे, कैसे भी तुमने पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं बेटा, हम इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं ऐसे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी ए। और ओके ध्यान सर। दो,
अब IR लिखेंगे उसके बाद और फिर लिखेंगे BB। अब ये BA और IR के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा? अब ध्यान दो, अगर करंट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जैसे हमने A से B की तरफ चल रहे हैं हम, हाँ। और करंट भी A से B की तरफ चल रही है, तो ऑलवेज माइनस आएगा। और अगर ये याद रखनी पड़ेंगे तुम्हें, और अगर मान लो करंट ऐसे चल रही होती, ठीक है, और हम अब भी ऐसे ही चल रहे होते इक्वेशन लिखने के लिए, जैसे इधर चले, ये जो नीचे वाला बड़ा एरो है ये इक्वेशन लिखने का एरो है, तो हम करंट चलने के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये IR आएगा लिखने में, लेकिन प्लस के साथ। ये बात है, समझ में आ गई है नहीं? आ गई सर। ये लिख लो, और ये हर हाल में तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आगे गाड़ी बढ़ नहीं। ठीक है, लेकिन करंट जिस भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो करेगा। ये नियम है, करंट सदैव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चलता है। ओके सर। लिख लिया सर। ठीक है बेटा, अब कल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर अभी रात को तो वाला बैच नहीं है ना? और शायद होगी क्लास। अच्छा, तो एक बार सर आप मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, बता दें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।